नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जिवितेश सतीजा है और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं, यानी दिल के रोगों के डॉक्टर। एंड आप देख रहे हैं द कार्डियोलॉजी डॉक। ये हमारी वीडियो का दूसरा भाग है। पहले वाले भाग में हमने अपने दिल का या हृदय का नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी बनावट और काम कैसे करता है ये सब थोड़ा सीखने की कोशिश की थी। अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिल में कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, क्या होता है इन बीमारियों में और इसके लिए क्या जांचें कराई जाती हैं। एक बार हम बता देते हैं दोबारा से, ये हमारा हार्ट है जिसमें 4 खाने हैं। खून राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल, लंग्स के अंदर जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स के बाद ऑक्सीजन मिलता है खून को, ऑक्सीजन मिल के लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के थ्रू पूरे शरीर में ये जो ऑक्सीजन सहित खून है ये पूरे शरीर में हमारे चला जाता है और फिर ये साइकिल होता है रिपीट। हमारे हार्ट में या इस स्ट्रक्चर या इस फंक्शन में इसकी कार्य में 3 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चरल का मतलब है हार्ट की बनावट के अंदर या उसके पंपिंग फंक्शन के अंदर कोई तकलीफ। जैसे जो हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, हमने बताया था कि ये सबसे मजबूत और ताकतवर हिस्सा है हमारे हार्ट का। इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो लगभग 60% है। यानी अगर 100 ml खून इसके अंदर आता है तो 60 ml इसके बाहर जाता है, यानी 60% कैपेसिटी पे ये काम करता है। ये नॉर्मल है। आपने सुना होगा किसी का हार्ट 20%, 25%, 30% काम कर रहा है, तो वो इसकी बात करते हैं और इसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी जब हार्ट इजेक्ट कर रहा है, जब उसके अंदर ब्लड आ रहा है तो इस ब्लड का कितना परसेंटेज वो इजेक्ट कर रहा है, यानी हार्ट का पंपिंग फंक्शन कितना है। दूसरा, हमने बात की थी वैल्व्स के बारे में। हार्ट के अंदर 4 वैल्व हैं, 2 इधर ट्राइकस्पिड माइट्रल और एक इन 2 बड़ी पाइपों में आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। तो ये चारों वैल्व्स के अंदर कोई तकलीफ हो सकती है, वैल्व छोटा हो सकता है या वैल्व के अंदर लीकेज हो सकती है या कोई बचपन की बीमारी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, बचपन का कोई छेद है हार्ट के अंदर, कोई और बीमारी है हार्ट की जो बचपन से है, कोई नीला पड़ रहा है बच्चा। ये सारी जो स्ट्रक्चरल बीमारी हैं, ये बनावट की बीमारियां रहती हैं। ये हमें पता चलती हैं इको स्कैन से। इको स्कैन में हम अल्ट्रासाउंड का एक प्रोब लेते हैं और डायरेक्टली हार्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, यानी देखते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, कितने % पंप कर रहा है, वैल्व्स कैसे चल रहे हैं। ये हो गई स्ट्रक्चरल बीमारियां। दूसरी तरीके की जो बीमारियां होती हैं हार्ट की, वो धड़कन की बीमारियां होती हैं, यानी रिदम की। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि हमारी जो धड़कन है वो लगभग 80 पर मिनट के रेट से हमारा हार्ट धड़कता है। यह 60 से 100 तक रेंज रहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर 60 से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है और अगर 100 से ऊपर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है। इन दोनों केसेस में कई बार क्या होता है कि जब हार्ट की धड़कन कम हो जाती है तो हार्ट के अंदर से ब्लड कम निकल रहा है। हार्ट के अंदर से अगर कम निकलेगा तो ब्रेन में कम जाएगा, उसकी वजह से चक्कर, बेहोशी, ये सारी तकलीफें हो सकती हैं। और इसका एक सीरियस फॉर्म हम लोग बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, यानी हार्ट की धड़कन जो ये हमारा साइनस नोड नॉर्मली निकल रही है वो हमारे वेंट्रिकल्स तक पहुंच ही नहीं पा रही, ये वाला नोड काम करना बंद कर गया है। इसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं और ऐसे केसेस में पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है। कई बार हमारी धड़कन बहुत बढ़ जाती है। हमने देखा था कि हार्ट हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर हर मिनट 80 बार हमारा एक डिस्चार्ज निकलता है साइनस नोड से, जो एवी नोड में जाता है और यहाँ से पूरे हार्ट में सप्लाई हो जाता है। कई बार शॉर्ट सर्किट बन जाता है हार्ट में, अलग फोकस बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के, जो हार्ट की धड़कन को बहुत तेज कर देते हैं। अगर ये वेंट्रिकल में से निकले ये फोकस तो हम इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। और इन केसेस में हार्ट धड़कता नहीं है, इतनी स्पीड तेज हो जाती है इसकी 200 या 250। आप देखो कि 80 पे पंपिंग ठीक चल रही है, लेकिन अगर ये बहुत तेज होने लग जाएगा तो ये पंपिंग नहीं कर पाएगा हार्ट, ये फड़फड़ाने लगता है। तो इसमें होता क्या है कि हार्ट से ऑलमोस्ट बिल्कुल खून आगे नहीं जा रहा। तो ऐसे केसेस में एकदम पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। हार्ट में एकदम खून नहीं जा रहा है तो हार्ट एकदम बंद पड़ सकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, यानी हार्ट का बंद होना। याद रखने वाली बात है कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक क्या होता है वो हम देखेंगे। और अगर ये धड़कन वेंट्रिकल से नहीं लेकिन ऊपर से निकल रही है, वेंट्रिकल के ऊपर से, तो इसको हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी वेंट्रिकल के ऊपर। ये लगभग हमारा 100, 150, 200 तक रहता है। इसकी हार्ट बीट जो है 150 से 200 तक रहती है। और जो वीटी या वीएफ है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ये 200 से भी ऊपर बढ़ जाती है। तो ये वाली जो चीज़ हो रही है ये बहुत सीरियस है। इसमें ज़्यादातर बार हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है अगर ये इंजेक्शन से कंट्रोल ना हो।
जो एसवीटी या ऊपर वाले डिसऑर्डर्स हैं इनमें फिर भी दवा गोलियों से काम चल जाता है, इंजेक्शन से चल जाता है, शॉक की ज़रूरत कम पड़ती है। तो अब ये धड़कन की जो सारी बीमारियां, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की, ये हमें पता चलती है ईसीजी से, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं हमारे दोनों हाथों पे, दोनों पैरों पे और पूरे चेस्ट पे, जो हार्ट की एक 3D एक्टिविटी नापते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापता है एंड ये ज़्यादातर धड़कन के डिसऑर्डर्स को रूल आउट करता है या वो डायग्नोज करने के लिए काम करते हैं, ये ईसीजी काम करता है। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं ईसीजी, लेकिन मोटा मोटा धड़कन के बारे में बताता है। ये हो गई दूसरी बीमारियां, यानी रिदम या धड़कन की। पहली हो गई हमारी स्ट्रक्चरल या बनावट पंपिंग की, दूसरी हो गई हमारी धड़कन की। तीसरी जो टाइप की बीमारियां होती हैं हार्ट की, वो हार्ट की खून की नसों के अंदर होती हैं और ये ब्लॉकेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं। जो ये बड़ी सी पाइप है जो हार्ट के अंदर से निकल रही है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, इसी आयोटा के अंदर से 3 नसें निकलती हैं जो हार्ट को खुद खून सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट भी किसी भी नॉर्मल ऑर्गन की तरह हार्ट को भी खून की ज़रूरत है। तो ये 3 नसें हार्ट को खून सप्लाई करती हैं और इन नसों के अंदर ब्लॉकेज बनने को ब्लॉकेज बोला जाता है। कि किसी को ब्लॉकेज हो गई, उसको स्टेंटिंग करनी पड़ी, बाईपास सर्जरी होनी पड़ी, तो वो ये बीमारी है। ये 2 तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ या लक्षण के साथ आ सकते हैं। एक तो ये है कि या ये स्टेबल या क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, और दूसरा एसीएस यानी हार्ट अटैक की नौबत। तो हम याद रखेंगे कि हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं है। कार्डियक अरेस्ट हमने याद रखा था कि किसी भी कारण की वजह से हार्ट अगर चलना एकदम बंद कर जाए तो वो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है। तो ब्लॉकेजेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्लॉकेजेस 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं। एक तो ये कि सपोज किसी को 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो थोड़ा बहुत खून आगे जा रहा है इसके शरीर में। जब ये ब्लॉकेज लगभग 70% से ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को या पेशेंट को चलने फिरने में या कोई भी एक्टिविटी करने में तकलीफ होगी। छाती में दर्द हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, भारीपन हो सकता है, घबराहट, पसीना हो सकता है। ये सारे लक्षण आ सकते हैं अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, क्योंकि जब वो काम करने लगेगा तब उसके हार्ट को खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ब्लॉकेज होने की वजह से उतना खून मिलेगा नहीं उसके हार्ट को। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल या क्रॉनिक एंजाइना। इसका मतलब है कि ब्लॉकेज तो है और ब्लॉकेज की वजह से तकलीफ भी है, लेकिन अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट अटैक का मतलब है जब ये ब्लॉकेज इतनी ज्यादा हो जाए, 95, 99, 100% ब्लॉकेज हो जाए किसी भी एक नस में, और उस ब्लॉकेज होने की वजह से आगे का जो हार्ट का मसल है वो मरने लग जाए, डैमेज होने लग जाए, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो आई होप हमें आपको समझ आया होगा कि हार्ट अटैक कैसे कार्डियक अरेस्ट से भी अलग है, और जरूरी नहीं है कि ब्लॉकेज का मतलब हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक अगर बहुत बड़ा होता है या बहुत मेजर नस ब्लॉक है और बहुत ज्यादा हार्ट का मसल मर गया है, तो ये मेजर हार्ट अटैक इतना बड़ा हो जाता है कि ये हमें ईसीजी में दिखने लग जाता है, क्योंकि ये इतना हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी हार्ट की चेंज कर देगा, तो ये हमें ईसीजी में दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर हार्ट अटैक इतना बड़ा नहीं है, माइनर सा है, या थोड़ा पार्ट अफेक्ट किया है जो ईसीजी में पकड़ में नहीं आएगा, तो हार्ट के अंदर से एक एंजाइम लीक होके ब्लड के अंदर लीक हो जाता है। इसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी। कई बार आपका टेस्ट हुआ होगा ये ब्लड का, या एक सीकेएमबी भी आता है दूसरा। ट्रोपोनिन इसमें ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर बहुत मेजर हार्ट अटैक नहीं है जो ईसीजी में पकड़ में आए, इस ब्लड की रिपोर्ट में पकड़ में आ जाता है। तो अगर हमने देखा कि अगर मेजर हार्ट अटैक है वो ईसीजी में पकड़ में आ गया, अगर उतना मेजर नहीं है तो ब्लड रिपोर्ट में पकड़ में आ गया। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट से, सपोज ये दोनों हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हैं, ये दोनों रिपोर्ट्स हमारी रूल आउट नहीं कर सकती, हमें पक्का नहीं बता सकती कि किसी को ब्लॉकेज है या नहीं। वो आपके लक्षणों के हिसाब से ही रहेगा। तो किसी को अगर हार्ट में ब्लॉकेज के लक्षण आ रहे हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के लक्षण, जैसे चलने फिरने पर या एक्टिविटी करने पर तकलीफ होना, तो ये दोनों टेस्ट या इनफैक्ट आपका इको स्कैन भी नॉर्मल हो सकता है। उसकी जांच या वो जानने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम डाई डाल के देखते हैं कि कौन से नस में कितने % ब्लॉकेज है। 3 नसें हैं हार्ट की, 2 लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो डाई डाल के देख के ही हमें समझ आ सकता है कि कौन से नस में कितने % ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी 2 तरीके की होती है, एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो हम लोग करते आ रहे हैं,
और एक सीटी एंजियोग्राफी। बहुत बार ये मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है, या किसी भी रीज़न से जो लोग इन्फॉर्म नहीं है वो ये बताते हैं कि नहीं सीटी एंजियो करा लो, वो तो बहुत बढ़िया है, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी बेकार है, या वो ज़्यादा आपको रिस्क करेंगे, या अगर कन्वेंशनल हो गई तो डायरेक्टली आपके स्टेंट डाल देंगे। ऐसी बात नहीं है, दोनों के अपने रिस्क हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। कई केसेस में सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल एंजियोग्राफी से ज़्यादा महंगी भी हो सकती है, उसके अंदर ज़्यादा डाई यूज़ हो सकती है जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है, रेडिएशन का एक्सपोजर दोनों में होता है। तो आपका डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट ही बेस्ट आपके लिए डिसाइड कर पाएगा। इसमें हमारी राय यही रहेगी कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये एक बेसिक आपको एक हमने ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि हार्ट की क्या क्या बीमारियां होती हैं, इनके टेस्ट या जांचें क्यों कराई जाती हैं, क्या निकलता है इन जांचों में। हमारी उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे तो हमें प्लीज़ बताइए। एक और चीज़ हमने थोड़े बहुत टेस्ट के बारे में अभी नहीं बताया है, जैसे टीएमटी, ट्रांस इसोफेजियल इको, बहुत सारी और चीज़ें, एमआरआई, तो वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, टीएमटी भी ब्लॉकेजेस के बारे में आपको एक हिंट दे सकता है, सिग्नल दे सकता है कि अगर चलने फिरने पर आपको तकलीफ हो रही है टीएमटी के अंदर, तो वो एक सिग्नल हो सकता है या वो एक साइन है कि आपकी ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है। उन केसेस में फिर आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।